औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में। बायोलॉजी विद जीनियस यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, आपको खुशामदीद बोलते हैं। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दैट इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड। लास्ट में हमने कई टॉपिक्स पर डिस्कस की हैं। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिस इज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन, प्लस में उसमें हम न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ रहे हैं। अब ये टॉपिक भी न्यूक्लिक एसिड का है। इसमें हम पढ़ेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड इज द जनरल नेम फॉर द सब यूनिट्स फॉर द मोनोमर्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। जब हम मैक्रोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करेंगे, पॉलीमर की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे दीज आर कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी वो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की हमने कंपोजिशन डिस्कस कर ली है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, मेरी वीडियो मौजूद है। तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्चुअली दिस इज आल्सो द न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड जो फ्री होते हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होगा तो जरूर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेसेसरीली दे परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस इन द सेल। ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म जरूर करते हैं। माइंड में रखें, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, क्योंकि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड फ्री हो, वो सेल में कोई ना कोई काम कर रहा हो इंडिविजुअली, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो हम उस न्यूक्लियोटाइड को मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड, दोज न्यूक्लियोटाइड व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ polynucleotide and they perform any of the function in the cell। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या इसकी क्राइटेरिया, इसकी कंपोजिशन सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। कोई भी मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तो उसकी कंपोजिशन सेम ही होगी। जो हमने इसकी कंपोजिशन में डिस्कस किया था कि दे हैव द पेंटोज शुगर, दे हैव द वन ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस, दे हैव द वन फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये 3 कंपोनेंट होंगे, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो। अब देखें यहाँ पर ये पेंटोज शुगर भी है, सेम यहाँ पर ये यानी एडिनाइन जो बेस है उसने थ्रो द नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ये नाइट्रोजन की जो है वो एंगल नंबर 9 पर मौजूद है, तो उसने कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया एडिनोसिन। तो जब इस कार्बन नंबर 5, दिस इज द कार्बन नंबर 5, इसके बाद ये एक फॉस्फेट अटैच हुआ, तो ये अब एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन हम इस न्यूक्लियोटाइड को नाम क्या देंगे? हम इसे नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां तक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट अटैच है तो हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बट क्या होता है, जो हमारे मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं sometime they contain the additional phosphate group, extra phosphate group। वैसे तो न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, एक फास्फोरिक एसिड होना चाहिए, वो ये है फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है ये। लेकिन समटाइम ये 2 एडिशनल भी होते हैं, 1 या 2 एडिशनल होते हैं। जब एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मोनोडाई। और अगर ये तीसरा भी अटैच होगा तो अब ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये बन जाएगी एटीपी, यानी ये बन जाएगी एटीपी
ड्यू टू एडिशन ऑफ 2 एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप। वो जो फास्फेट ग्रुप होंगे वो अपने फास्फेट से बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये फास्फेट पेंटोज शुगर से बॉन्ड बनाएगा और ये दूसरा फास्फेट फास्फेट से ही बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा फास्फेट फास्फेट से। ये मतलब ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती रहती है। सपोज ये जो एटीपी अभी मैंने यहां पर लिखी है, दिस इज द एटीपी। सपोज ये पहले एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो रिएक्शन हुआ, यानी यहां पर रिएक्शन हुआ तो एडीपी प्लस में H2O, फिर ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, फिर ये रिएक्शन हुआ तो एटीपी प्लस H2O, तो ये अभी एटीपी बन गई। और ये फिर ब्रेक भी होती है, एटीपी प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपीएज, तो ये अभी यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एनर्जी, क्योंकि यहां पर एनर्जी खर्च होगी, यहां पर एनर्जी खर्च होगी, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। और याद रखें, जब भी एटीपी, दिस इज द कॉमन वन मॉलिक्यूल, ये आम मॉलिक्यूल है, हम इस पर डिस्कस करते आते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं, या जब भी लाइफ की बात होगी, लाइफ बायो एनर्जेटिक्स यानी द एनर्जी रिलेशन विद द लाइफ, जब भी हम डिस्कस करेंगे तो एटीपी की बात होगी, क्योंकि एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी फॉर सम टाइम फ्रॉम वन रिएक्शन टू अदर रिएक्शन, यानी एक मैकेनिज्म से, एक रिएक्शन से ये एनर्जी कैरी करता है दूसरे रिएक्शन की तरफ, दूसरे मैकेनिज्म की तरफ। ये इंटरमीडिएट है, ये एनर्जी रिच इसको नहीं बोलते, वो तो ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, लेकिन ये सब टाइम के लिए यानी एनर्जी कैरी करता है। और इसकी जो एनर्जी यानी एड होती है वो इस बॉन्ड पर होती है, द बॉन्ड बिटवीन द टू फास्फेट, ये दो फास्फेट हैं, तो इन बॉन्ड पर एनर्जी खर्च होती है, यहां पर वो इन्वेस्ट होती है। फिर यही जब एटीपी, अब ये एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगी, एटीपी यानी एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब बचेंगे यहां पर, तो ये तीसरा जो फास्फेट है ये टूट जाएगा। जब ये फास्फेट अलग होगा तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाएगा, दिस इज द इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, इधर से इस बॉन्ड पर जो एनर्जी खर्च हुई है यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरी और 31 पॉइंट समथिंग किलो जूल हो जाएगी। तो ये जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है तो एक बॉन्ड टूटने से जो फास्फेट अलग हुआ अब डाइफॉस्फेट हो गए, तीसरा फास्फेट चला गया। तो ये जो दो फास्फेट आपस में बॉन्डेड है, ये केमिकल बॉन्ड, यहां पर एनर्जी है, तो ये एनर्जी जब बॉन्ड टूटेगा तो ये रिलीज होगी, यही एनर्जी है 7.3 किलो कैलोरी। फिर अगर ये दूसरा बॉन्ड, ये भी सपोज ये दूसरा फास्फेट है, अभी ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां पर भी ये एनर्जी रिलीज होगी, फिर बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिशन ऑफ वन फास्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एडिशन ऑफ वन फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर ये ब्रेक होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये ब्रेक होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन सेल में होते रहते हैं, एडीपी इंटू एटीपी, एटीपी इंटू एडीपी। बायो एनर्जेटिक्स में हमारा रेस्पिरेशन या हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है तो ये एटीपी बनती रहती है, एडीपी बनती रहती है, एनर्जी ऐड होती है, रिलीज होती है, फास्फोराइलेशन बोलते हैं, डीफास्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी बनने को फास्फोराइलेशन, डीफास्फोराइलेशन यानी इसके ब्रेक डाउन को। तो ये एटीपी जो है, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए ये अब काम कर रही है, मैंने पहले ही बताया कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं दे परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन, तो ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टू कैरी द एनर्जी, यानी एनर्जी को कैरी करना फ्रॉम वन रिएक्शन टू अदर रिएक्शन,
वन मैकेनिज्म टू अदर मैकेनिज्म। तो ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, भले ये किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पार्ट नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका जीटीपी है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आरजी बनती है, यानी हमारी क्रेब्स साइकिल में देखें तो ये जीटीपी, एटीपी या यूटीपी या आपकी टीटीपी, तो ये सारे जो होते हैं दीज ऑल आर द मोनोन्यूक्लियोटाइड। हम इन्हें मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये फ्री होते हैं, कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो इनकी ये इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कंफ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।